आतंकी संगठन हमास ने बहुत से यहूदी नागरिकों को बंधक बनाया हुआ है। इस बीच इजराइल लगातार हमास के कब्जे वाले इलाके गजा पर हमले कर रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ही आर पार का फैसला हो जाएगा, मगर सवाल यह है कि गजा पर हमास के खात्मे के बाद क्या इजराइल वापस लौटेगा या अपना सैन्य बेस बनाकर वहीं बसने वाला है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हमास बंधकों को छोड़ नहीं देता शांति नहीं आएगी। बाइडेन ये बात इजराइल के मित्र और रक्षक के नाते कर रहे हैं। अमेरिका ने इजराइल के बनने में बड़ा रोल निभाया था। वैसे कोई साथ दे या न दे, इजराइल के इरादे साफ हैं। वो हमास को मटिया मेट करने की पूरी कोशिश करेगा। ये एक लंबी प्रोसेस है जिसके बाद इजराइल के सामने कई रास्ते खुल जाएंगे। अमेरिका ने 9/11 में खत्म हुए अपने लोगों का बदला लेने और ISIS को खत्म करने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। उसने अफगानिस्तान पर हमला किया और लगभग 2 दशक तक उसके सैनिक वहां पर रहे, 20 साल। इस दौरान सैकड़ों अमेरिकियों की जान गई और अमेरिका के कितने पैसे खर्च हुए इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। यहां तक कि लोग कहने लगे थे कि दूसरे के घर की आग बुझाने के लिए अमेरिकी सरकार अपना घर जलाने पर तुली। अमेरिका के लोग कह रहे थे अमेरिकी सरकार पर दबाव था, इसलिए सेनाओं को हटाना पड़ा। इतना आसान नहीं होता है किसी अन्य देश पर आप अपनी सेना को काबिज कर दें और लगातार वो सेना हमेशा खतरे में बनी रहे, यानी हमेशा एक युद्ध की स्थिति में। यह स्थिति इसलिए समझने जैसी है कि गजा में इजरायली सेना का बेस बनना इतना आसान भी नहीं है। अब अगर बात फिर अमेरिका की करें और इसी उदाहरण को आगे बढ़ाएं तो गुस्सा इतना बढ़ा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वादा करना पड़ा कि वो अफगानिस्तान से आर्मी को वापस बुला लेंगे। बाद में वादा पूरा भी किया गया। ये सारी कथा कहानी इसलिए कि इजराइल ने भी हमास को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। हमास की तुलना ISIS से हो रही है, यानी इजराइल के लिए उसे जड़ से मिटाना आसान नहीं है। वो अगर पूरी ताकत लगाएगा तो हो सकता है कि गजा पट्टी में हमास कमजोर हो जाए, मगर यह लड़ाई लंबी रहेगी। गजा में काफी घनी बस्ती है, यहां आतंकी आम लोगों के बीच ही बसे हुए हैं। ऐसे में हमला करना मुश्किल है। आतंकी आम नागरिकों को ह्यूमन शील्ड मानव ढाल बना सकते हैं, जैसा कि अभी भी दिख रहा है। यह भी हो सकता है कि जमीनी लड़ाई में आतंकियों का पलड़ा भारी पड़ जाए, क्योंकि वो इस जगह को भी जानते हैं और लोगों को भी। गजा में सुरंगों के होने की बात भी कही जा रही है। टेररिस्ट खुद को बचाकर इजरायली आर्मी पर हमलावर हो सकते हैं, यानी बाजी पलट भी सकती है। इजराइल ये झेल भी चुका है। साल 2009 में जमीनी हमले के दौरान उसे काफी नुकसान झेलना पड़ा था, क्योंकि इस दौरान कथित तौर पर आतंकी आम लोगों के बीच घुल मिल गए थे, यहां तक कि वो रिहायशी इलाकों में घुस गए थे। इससे चाहकर भी इजरायली फोर्स उस तरह से हमलावर नहीं हो पाई थी। ISIS की तरह उसके मिलिटेंट्स भी कई देशों में बिखरे हुए हैं। अगर इन्हें गजा पट्टी से हटा भी दिया जाए तो ये पड़ोसी मुल्कों जैसे लेबनान, ईरान, जॉर्डन और कतर जैसे देशों में फलते फूलते रहेंगे। वहां की सरकारें या फिर चरमपंथी लोग इन्हें पैसों से मदद करते रहेंगे। एक ऑप्शन यह है कि गजा पट्टी से इजराइल लंबे समय तक अपने सैनिक ना हटाए। यह रास्ता भी पहले आजमाया हुआ है। इसमें गजा में तो शांति आ जाएगी, लेकिन इजराइल पर काफी आर्थिक बोझ पड़ सकता है, साथ ही उसके सैनिक भी परेशान होंगे। इसका सीधा असर इजराइल की स्थिरता पर होगा। अफगानिस्तान में US आर्मी का उदाहरण दुनिया के सामने है। हो सकता है कि हमास को कमजोर करने के बाद इजरायली सेना लौट आए, मगर इससे पहले एक सिस्टम बना दे। मसलन वेस्ट बैंक में सारा एडमिनिस्ट्रेशन तो फिलिस्तीन के पास है, लेकिन अंतिम फैसला इजराइल ही लेता है। यह भी आजमाया हुआ मॉडल है जो काफी हद तक कारगर है। यही तरीका चीन भी अपने कंट्रोल वाले इलाकों में अपनाता रहा है। इससे उस इलाके में हो रहे बदलाव या हलचल की जानकारी तुरंत इजराइल को मिल जाएगी और हमास या कोई भी टेररिस्ट गुट पनप नहीं सकेगा। हालांकि इस कदम का भी गजा पट्टी के लोग काफी विरोध कर सकते हैं। चौथा और आखिरी विकल्प भी है, लेकिन यह पड़ोसी अरब देशों की मर्जी पर निर्भर है। फिलहाल अरब फिलिस्तीनियों के पक्ष में तो बोल रहा है, मगर कोई भी गजा के लोगों को शरण देने को तैयार नहीं है। वो किसी ना किसी बहाने से इससे बच रहे हैं। इससे साफ है कि कोई भी मुल्क फिलिस्तीनियों को लेकर अपने यहां अस्थिरता नहीं चाहता। इजराइल अगर चाहे तो इन देशों से मदद लेकर कोई ऐसा सिस्टम तैयार कर सकता है जिसमें गजा पर चारों तरफ से निगरानी भी रहे और वो खुद को आजाद भी महसूस करता रहे। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने हाल में इजरायली सेना के हमले को चरणों में बांट दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध के 3 स्टेप होंगे। पहले चरण में हमास के ठिकानों को खत्म किया जाएगा। दूसरे कदम का मकसद उसे गजा से पूरी तरह से मिटाना होगा। तीसरे स्टेप के तहत फौज गजा को छोड़ देगी, लेकिन इससे पहले एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे गजा आतंकियों के हाथ में न पड़े। यानी कुल मिलाकर सरकारी इशारा भी गजा छोड़ने की तरफ है। एक बात और स्पष्ट हो जाती है, वेस्ट बैंक जो आप देखते हैं, ये तो फिलिस्तीनी इलाका है। अभी भी यहां पर बाकायदा चुनी हुई सरकार चलती है। बात अलग है कि चुनाव को बहुत आगे बढ़ा दिया गया है। यहां की आंतरिक राजनीति समझने जैसी है। यहां पर इजराइल बहुत प्रभावी हो चुका है। बहुत सारी बस्तियों में उसने जो बाउंड्रीज बनानी शुरू की थी उसका विरोध शुरू हुआ था। बहुत सारे इलाके को अपने कब्जे में लेने को लेकर विवाद होता रहा है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात करें या अपने काबू की बात करें तो इजराइल का काफी काबू इस क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। हालांकि यह अलग फिलिस्तीन है।
फिलिस्तीनियों की सरकार चलती है यहाँ पर, फिर भी इजराइल का बड़ा दखल है। गजा पट्टी में भी यही स्थिति रहे। फतेह पार्टी जिसका हम जिक्र करते हैं, हमास ने फतेह पार्टी को ही गजा पट्टी में हराया था, और फतेह पार्टी अभी वेस्ट बैंक वाले हिस्से में। आप ऐसा समझिए कि इजराइल में दो तरफ फिलिस्तीन का यह हिस्सा है, एक तरफ गजा पट्टी है और एक तरफ वेस्ट बैंक का इलाका है। तो वेस्ट बैंक जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से अलग है। इसलिए आप जब फिलिस्तीनियों की बात करते हैं तो फिलिस्तीनी भी दो हिस्सों में बंट गए हैं। यहाँ हमास वाले फिलिस्तीनी अलग हो गए, फतेह पार्टी वाले अलग हो गए। लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स अगर वेस्ट बैंक की देखी जाए तो वहां अपनी ही राजनीतिक पार्टी का, सत्ताधारी दल का जमकर विरोध हो रहा है। इसकी वजह यह है कि वो इजराइल परस्त हो गए या इजराइल के सामने घुटने टेक दिए, इजराइल की दखल को रोक नहीं पा रहे हैं, जैसी बहुत सी बातें आंतरिक राजनीति में कही जाती हैं। ये बातें जो हैं आने वाले दिनों में गजा पट्टी में हो चुका है, ऐसा नहीं कि नई बात होगी, वहां पहले भी इस तरीके को आजमाया जा चुका है। इतना आसान नहीं है। इसके पीछे आपने बहुत सारी थ्योरीज सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, जिनमें आपने ये भी जाना होगा कि इजराइल में भी एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल चल रहा था। उस सब के भी आप ये देखिए, नेता बदलते हैं, पॉलिसीज बदलती हैं, सोच बदलती है, और उसके बाद में ये सारी चीज़ें सामने आती है जिसमें आम आदमी पिसता है। अब ये बात भी सही है कि इजराइल को एक तरीके से मौका मिल गया हमला करने का, लेकिन ये पूरे फिलिस्तीन ने हमला नहीं किया था। जो आतंकी हमला, ये एक आतंकी संगठन ने किया। उस आतंकी संगठन में भी कौन किसके साथ, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कौन इसकी साजिशों को रच रहा है, ये बहुत बड़े सवाल हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ये राजनीति हो जाती है। लेकिन इससे दिक्कत होती है उन लोगों को जो अपनी आम जिंदगी जीना चाहते हैं और वो जी नहीं पा रहे हैं। मैंने एक और रिपोर्ट में आपको बताया है कि कैसे बहुत छोटे छोटे बच्चे जो इस जंग के दौर में कभी पैदा हुए थे, वो उनकी उम्र कितनी हो, 50 साल पहले भी ऐसा बड़ा हमला अरब देश जो है मिलकर कर चुके हैं। 10-15 साल के इतिहास में भी देखें तो कई युद्ध लड़े जा चुके हैं। अब ये एक नई पौध है, वो बच्चे बड़े ही हो रहे हैं इन युद्धों को देखते देखते, उनकी सोच में युद्ध बस चुका है। ऐसे में इतना आसान नहीं होगा कि इजराइल यहां पर जाकर अपनी सेनाओं को बसा दे। अमेरिका ये नहीं कर पाया तो फिर इजराइल के लिए तो मुश्किल होगा ही, और इजराइल भी इस बात को जानता है, आजमाया हुआ फॉर्मूला है। इसीलिए कोई अन्य रास्ता निकाला जा सकता है। फिलहाल वो रास्ता साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा, ये कहना गलत नहीं होगा।